लूसेंट और घटना चक्र, ये दोनों ऐसी किताबें हैं कि सिर्फ इनसे नहीं निकलेगा तो इनके बिना भी नहीं निकले। ये सारे नोट्स को हम जो है डिटेल में आप लोग को दिखाने वाले हैं। ज्यादा प्रश्न सही करने से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, आप कम से कम क्वेश्चन गलत करें उससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। लोग ऐसे थे जो एक तरफ अपना मुंह रगड़ रहे थे और फिर लिख रहे थे जाके। सुबह से लेके शाम तक का समय होता था, उसमें मेरे पास कोई फोन नहीं होता था, फोन मेरा रूम पे रहता था और मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। कई दफा कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूरा पेपर कंप्लीट करके आया, पर रियलिटी ये होती है कि अंतिम जो 3-4 प्रश्न होते हैं वो खत्म किए हुए और खत्म ना किए हुए बराबर होते हैं। इतनी कठिन प्रक्रिया होती है। ऐसे में क्या है कि सभी बुरा लिखते हैं, आपको कम बुरा लिखना है। मैं ब्लैक पेन से हेडिंग नहीं डालता हूं, पूरा ब्लू से करता हूं, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट पर 205वीं रैंक के साथ सिलेक्टेड हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं। तो आज की इस वीडियो में इनकी डिटेल में जानने वाले हैं और किस तरीके से इनकी तैयारी रही, क्योंकि बता रहे थे बिना कोचिंग के जो है इन्होंने तैयारी की थी। बहुत ही शानदार नोट्स वगैरह भी बनाए इन्होंने, किस तरीके से बनाया जाता है नोट्स वगैरह उसके बारे में शॉर्ट में जान लेंगे। बाकी अगला वीडियो जो आएगा वो नोट्स जो है इन्होंने किस तरीके से बनाया है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, क्या स्ट्रेटजी इनकी रही है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, पेपर 1 से पेपर 6 तक, साथ में हिंदी और एसए के लिए। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चलो, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया, हमारे व्यूअर जो वीडियो देख रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या पढ़ाई रही आपकी? जी, मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरा फर्रुखाबाद जिला है, उसका छोटा सा कस्बा है मोहम्मदाबाद, वहीं से हुई है। उसके बाद मेरा जो स्नातक है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है और परास्नातक इग्नू हिंदी साहित्य से हुआ है। मीडियम आपका पीसीएस के लिए क्या रहा? हिंदी माध्यम जी। और यूपीपीएससी के कितने अटेम्प्ट्स आपके अभी तक हुए? यूपीपीसीएस 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मेंस दिया था, और ये 2024 में मेरा द्वितीय प्रयास था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। पहली बार एलिजिबल आप 2023 में हुए थे? जी, मतलब 24 के आसपास आपकी? जी। अब बताएं कि तैयारी जब आपने शुरू की तो मतलब कैसे आपकी स्टार्टिंग रही? मतलब कोई गाइड करने वाला था तब आपने तैयारी चालू की, या फिर कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन की आपने तब पता चला आपको इसके बारे में? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मेरे जो दोस्त है वही मेरे लिए चलती फिरती कोचिंग का काम किए हैं। तो मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया, खासतौर पे जब मैं स्कूल में था तो वहाँ के काफी अच्छे दोस्त थे, हम साथ में क्विज करते थे, डिबेट करते थे, सारी चीजें होती थी। इसके बाद जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया, वहाँ आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास है, जिसे बीएचयू का ऑफिसर्स की फैक्ट्री बोला जाता है। वहाँ के कई सारे सीनियर्स मेरे बैचमेट थे, उन सभी ने काफी सपोर्ट किया। इसके अलावा जब मैं प्रयागराज आया तो मेरे कई अच्छे मित्र बने, जैसे प्रीतम जी, नीरज जी, शिशुपाल जी, ऐसे कई मित्रों के साथ मैंने आंसर राइटिंग की, बेहतर चीजें की। इधर प्रयागराज में आकाश जी और संतोष जी, इन लोगों के साथ मैंने आंसर राइटिंग करने से लेकर डिबेट, डिस्कशन, इस तरह की चीजें की। उन्होंने मेरी इस जो जर्नी है उसको थोड़ा आसान बना दिया। और मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की, पर दोस्त के रूप में मेरे पास कोच कई सारे थे, ऐसा मुझे लगता है। हमें लगता है कि आपको बहुत ही शानदार माहौल मिला जब आप जो है बनारस में थे, फिर प्रयागराज भी आ गए, तो मतलब दोनों जगह कहीं ना कहीं उसी तरीके का माहौल मिला सिविल सर्विसेज के लिए आपको? जी, बहुत अच्छा माहौल मिला। और वहां पर मेरे खासतौर पे जो दोस्त थे उन लोगों ने मुझे आगे से आगे बढ़ाया। जैसे रिचर्ड फेनमैन ने एक बात कही थी कि यदि किसी कमरे में सबसे बुद्धिमान आप हैं तो समझ जाइए आप गलत कमरे में हैं। तो मेरे दोस्त इतने शानदार थे, इतने बुद्धिमान थे कि मुझे लगता था कि मैं सही कमरे में हूं, क्योंकि मैं उनसे सीखता रहता था, वो मुझे प्रेरित करते रहते थे। तो मुझे सचमुच माहौल, चाहे एनडी हॉस्टल बीएचयू हो, चाहे प्रयागराज हो, मुझे माहौल काफी अच्छा मिला। जब आप मतलब जैसे आप बताए दोस्तों का काफी साथ रहा आपका, तो कहीं कोचिंग वगैरह किया, मतलब इसके बारे में जानकारी जैसे आपने दोस्तों से ली, उसके बाद फिर कैसे आपकी स्टार्टिंग रही? मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया? शुरू से आपने एनसीईआरटी जो वगैरह पढ़ी, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, या फिर कहीं कोचिंग वगैरह का कुछ गाइडेंस आप करा? चूंकि स्कूलिंग मेरी हुई थी, उसके बाद से मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मुझे पीसीएस या यूपीएससी दरअसल मैं कर रहा था, पीसीएस और यूपीएससी दिमाग में मेरे पहले से ही था। इसीलिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया। तो वहां पर मेरे कई सारे सीनियर्स थे जो पहले से कुछ सिलेक्टेड हुए थे, उसके बाद सिलेक्ट हुए थे, उनसे काफी ज्यादा गाइडेंस मिला। उसके बाद फिर लगातार हम लोग तैयारी किए। बीएचयू में ही मैंने एनसीईआरटी लगभग पढ़ ली थी। इसके अलावा जब मैं बीएचयू में ही था तो मैंने स्टैंडर्ड बुक जितनी भी है, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, या महेश कुमार वर्डवाल हो, इस तरह की कई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी थी। इसके बाद जब मैं प्रयागराज आया तो मैंने ज्यादातर जो मुख्य चीज है वो मैंने किया।
अपना खास तौर पे लूसेंट और घटना चक्र इन पर ज्यादा ध्यान दिया। और चूंकि मेरा स्नातक भी बीए था तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट थे, तो वो एक तरीके से जो आधारभूत समझ चाहिए है तो वो मेरे अंदर थी। उसके बाद मुझे घटना चक्र और लूसेंट बोझिल नहीं लगी, तो इस वजह से वो बेहतर तरीके से हुआ, तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ और आगे की जर्नी भी सहज हो गई। आपको लगता है कि इस एग्जाम के लिए, खासकर अगर पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए, लूसेंट आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकती है? लूसेंट एक तरीके से आप मान लीजिए कि श्रीमद् भगवत गीता की तरह है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग लूसेंट को हल्के में लेते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ भारी घटित होता है। ठीक है, होता क्या है, कई दफा क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट उसको बहुत हल्के नजर में देखते हैं। होता क्या कि अगर हम एनसीईआरटी और भी कई सारी पुस्तकों के एक नोट्स बना लें तो हम अपने नोट्स पर गर्व करेंगे कि मेरे पास इतने संक्षिप्त नोट्स हैं और इतने बेहतर नोट्स हैं। पर किसी एक संस्था और प्रामाणिक संस्था ने आपके पास ऐसे नोट्स बनाकर आपको लूसेंट पेश कर दी है, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट बुक लूसेंट और घटना चक्र, ये दोनों ऐसी किताबें हैं कि सिर्फ इनसे नहीं निकलेगा तो इनके बिना भी नहीं निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें गागर में जैसे सागर भर दिया जाता है वैसा है, तो ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है। अभी के टाइम पे बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि अगर देखा जाए, जैसे आपने पूर्वावलोकन की बात की, घटना चक्र वाली बात की, कि मतलब अभी पीवाईक्यू से उतना नहीं आ रहा है, कुछ लेटेस्ट जो है क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी के टाइम पे जिस तरीके से क्वेश्चन में बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे यूपीपीएससी के, तो उस तरीके से आगे आने वाले समय में 2026 2027 के लिए ये दोनों किताबें मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये दोनों किताबें आपको पहली बात तो ये बताती हैं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ट्रेंड अगर बदल रहा है तो वो आपको पहले से ही आगाह कर देती हैं घटना चक्र की किताबें। लूसेंट जो है वो हालांकि देखिए यूपी पीसीएस जो है वो अभी इंडिया का एक तरीके से टफेस्ट स्टेट एग्जाम है, और वो इसलिए भी है क्योंकि वो अभी संक्रमण के दौर में है। एक तरफ वो फैक्चुअल से हट रहा है पर हट नहीं पाया, दूसरी तरफ वो कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़ रहा है पर बढ़ नहीं पाया, तो बीच में है, तो बच्चा स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाता है। तो लूसेंट और घटना चक्र सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि इससे निकल जाएगा, वो इसलिए पढ़िए कि इनसे आए हुए प्रश्न जो सब सही कर रहे हैं वो आप भी सही करें, आपसे वो गलत ना हो। और मेरा दृढ़ता के साथ मानना है कि जब आप सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं उसके बाद आप ज्यादा प्रश्न सही करने से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, आप कम से कम क्वेश्चन गलत करें उससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। तो आप इन दोनों को जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो साधारण प्रश्न आप सही से कर सकते हैं। और मेरे 5-6 दोस्त ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने आज तक लूसेंट भी नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा, सिर्फ घटना चक्र पढ़ा है, और वो पिछले 4-5 सालों से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। वही उसी किताब के दम पर, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स या फिर घटना चक्र? जी, घटना चक्र, लूसेंट, और बाकी उनकी आधारभूत समझ पहले से ही दुरुस्त है, तो वो अच्छे से कर रहे हैं चीजें। तो मुझे लगता है ये दोनों उपयोगी किताबें हैं। नए छात्रों के लिए बात करें जो आगे आने वाले समय में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको लगता है किस तरीके की उनकी स्टार्टिंग, अगर जैसे आपने बताया कि उनकी स्टार्टिंग किस तरीके से उनकी होनी चाहिए, अगर वो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, प्रीलिम्स की या फिर मेंस की इंटीग्रेटेड साथ में करें, कैसे करें? तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए कहेंगे, और जो बात एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि गोपाल दास नीरज की कविता है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। तो अपनी गठरी को कम करें और काम का करें, पहला। दूसरा, आप ये करें कि कम कितनी गठरी करनी है ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप सिलेबस देखें अच्छे से, आप पीवाईक्यू देखें कि ट्रेंड कैसा है। उदाहरण के तौर पे आप ज्योग्राफी की बड़ी बड़ी पुस्तकें अगर पढ़ने बैठ जाएंगे, बाद में आप पीवाईक्यू से ये जानेंगे कि वहां मैपिंग से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सबसे पहले हर एग्जाम की एक प्रवृत्ति होती है, एक फितरत, एक नब्ज होती है, तो उस नब्ज को पहले पकड़ें, पहला। उसके बाद ये करें कि आप अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो सही है, अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो अच्छे दोस्तों की संगत हो, ताकि आप ये क्लेरिफाई कर सके कि कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। और इस एग्जाम में क्या पढ़ना है से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या छोड़ना है। तो आप जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो क्या करिए कि अपने पीवाईक्यू और सिलेबस इनको रट जाइए, ताकि न्यूज़पेपर, करंट अफेयर में कोई भी उससे संबंधित मुद्दा आए तो आप समझ सके कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ जाए तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कहां जा रहा है। इसके अलावा आप ये दो चीजें अगर अच्छे से कर लिए, अगर आपकी समझ बेहतर नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं मिला जहां समझ बेहतर नहीं हो सकी है, तो आप ऐसा करें कि आप एनसीईआरटी से अपनी समझ बनाएं। आजकल तो आप एनसीईआरटी बिना पढ़े भी काम चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास चैट जीपीटी है और भी सारी चीजें हैं, तो वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। यूट्यूबर कई सारे हैं जो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं और समझाते हैं, आप वहां से भी चीजें कर सकते हैं। तो आप अपनी आधारभूत समझ बना लीजिए।
लूसेंट और घटना चक्र बहुत प्रामाणिक किताबें हैं, कारगर किताबें, पर वो तभी है जब आपने विस्तार से पहले पढ़ रखा हो। जब विस्तार से पढ़ रखा होगा तभी वो चीजें समझने लायक आपके होंगी। तो आप लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ने से पहले आप अपनी समझ को दुरुस्त करें। समझ दुरुस्त हो गई उसके बाद आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। इसके बाद ये है कि प्रैक्टिस खूब करिए, टेस्ट खूब लगाइए, जितने ज्यादा टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप हर संडे को टेस्ट लगाइए, और मेरा जो मानना है, मैं हर संडे को टेस्ट नहीं लगाता था। उसका कारण ये है कि कई दफा क्या होता है कि प्रक्रिया पूरी बोझिल हो जाती है। अब 2 घंटे में समाप्त करते हैं अपना टेस्ट, फिर उसका मिलान करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, आपका 5-6 घंटा चला जाता है, और फिर वो आपको प्रक्रिया बड़ी बोझिल लगने लग जाती है। आपको लगता है कि अब क्या ही लगाए। तो मेरा एक काम था, मैं क्या करता था कि डेली 25 क्वेश्चन लगाता था प्रीलिम्स के लिए। तो आपने एक टेस्ट खरीद लिया, उसमें 150 क्वेश्चन है, आप डेली सुबह आइए, 25 क्वेश्चन लगाइए। उन 25 क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से करिए। जब एक साथ आप 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो आप उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपनी गलतियां नहीं समझ पाते हैं। लेकिन डेली 25 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको समझ में आता है कि दिक्कतें कहां पर हैं। तो टेस्ट खूब लगाइए और सुनियोजित रणनीति के साथ लगाइए। तो ये सारी चीजें करिए। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका सारा सोर्स बता दिया। दूसरा है, देखो 3 P हमेशा याद रखिए इस जर्नी में। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा पर्सनालिटी। प्रिपरेशन में आपने को बता दिया कि जो भी सोर्स है, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करनी है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें। प्रैक्टिस में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। एक होता है पर्सनालिटी। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बहुत काबिल हैं, बहुत बेहतर हैं, पर होता क्या है कि जब वो एग्जाम हॉल में होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन गलत कराते हैं जो सही हमेशा करते थे पर उनसे गलत हो गए। तो आपको आपका प्रीलिम्स इसीलिए नहीं निकलता कि आपने मेहनत बहुत की है, आपका प्रीलिम्स इसलिए भी निकलता है कि एग्जाम हॉल में आपने अपने आप को संभाले रखा है। अब तो पर्सनालिटी आप थोड़ी ऐसी बनाइए कि आप चीजों को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में हावी ना होने दें, क्योंकि प्रीलिम्स आपको अधिकारी होना सिखाता है। जैसे एग्जाम हॉल का अगर आपने प्रेशर हैंडल कर लिया तो भविष्य में आप जो भी चुनौतियां अधिकारी होने पर आएंगी उनको भी हैंडल कर लेंगे। तो पर्सनालिटी को भी दुरुस्त रखिए। तो 3 P हमेशा याद रखना, प्रिपरेशन बढ़िया हो, प्रैक्टिस खूब करें, और पर्सनालिटी को भी करें। तीनों चीजें अगर जुड़ जाएंगी तो प्रीलिम्स बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो गठरी आपकी छोटी होनी चाहिए। इनकी ये सारी पूरी गठरी है जो कि इन्होंने बहुत बड़े से बहुत छोटे में जो है कर दिया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में करेंगे लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसमें जो है स्ट्रेटजी की बात हम कर लेते हैं। अगर जैसे जो पहला स्टेज होता है, आपने बताया बहुत सारी गलतियां छात्र करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सारी चीजें रहती हैं, लेकिन पहले स्टेज में और भी जैसे आपने बताया लूसेंट या घटना चक्र तो जरूरी ही है। इसके अलावा करंट अफेयर का पार्ट होता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स के एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ती है। शायद आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या गलतियां छात्र को और नहीं करनी चाहिए और करंट अफेयर के लिए? हाँ, देखिए सबसे पहले तो प्रीलिम्स में सीसेट भी होता है, तो सीसेट को आप इग्नोर मत करिए। आप उसको देखिए कि आप उसमें कितने, आपका हाथ तंग तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कई लोगों के सीसेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि प्रीलिम्स में खासतौर पे सीसेट आपने जब अच्छे से कर लिया, उसके बाद से प्रीलिम्स में जैसे प्रैक्टिस जब आप करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कट ऑफ से 10 नंबर जो ऊपर लाते हैं, 10 नंबर जो नीचे लाते हैं, उनकी योग्यता में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप कोशिश ये करिए कि जो सिली मिस्टेक करते हैं उनको कम से कम करिए प्रीलिम्स के लिए। ये करिए। ये कैसे कम हो सकती है? ये जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे और जितना अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इतना सारी चीजें अगर अच्छे से करेंगे तो आपका प्रीलिम्स में बड़े अच्छे से स्कोर होता जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए यदि देखा जाए तो करंट अफेयर में आप सबसे पहले न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है हर हाल में। आप कोई भी न्यूज़पेपर एक पढ़ सकते हैं, पहला। दूसरा आप ये करिए कि ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन आता है, उसको आप हर दिन ही सुनिए। उसको आप हर दिन सुनेंगे तो क्या होता है कि आपको पता चलता है देश दुनिया में कैसी चीजें चलती है। तीसरी चीज आप क्या करिए कि एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए। जब आप मेंस की बात करेंगे तो विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस में से किसी एक मैगजीन को उठा सकते हैं। यदि आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो क्रॉनिकल या उत्तर प्रदेश स्पेशल आती है दृष्टि आईएएस की मैगजीन, वो पढ़ सकते हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि करंट अफेयर के लिए 2 किताबें बहुत कारगर होती है।
वो है घटनासार और आय दृष्टि। पर हाँ, पर इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये तभी आते हैं जब हमारे 15-20 दिन एग्जाम के प्रीलिम्स के बचे होते हैं, और वो 15-20 दिन पढ़ाई के दिन होते नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन के दिन होते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन में इतनी दो बोझिल किताबें जब आ जाती है जिसमें इतना डाटा रटना है, तो हम उनको बोझिल समझकर नहीं पढ़ पाते हैं सही से। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप दैनिक रूप में आप अखबार एक पढ़िए, मंथली आप एक मैगजीन पढ़िए ही। इससे क्या होगा, कोई चीजें आपको नई नहीं लगेंगी। आप जब उन चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं, घटनासार और आय दृष्टि को। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, घटनासार आय दृष्टि दोनों ही किताबें मैं पढ़ता था, पर मैं सजेशन यही दूंगा, अगर आप दोनों ना पढ़ पाए तो आय दृष्टि को ही पढ़िए। पर मैं दोनों पढ़ता था क्योंकि मैंने कई दफा ऐसा देखा है कि कुछ क्वेश्चन घटनासार से आ जाते हैं, वो आय दृष्टि में भी नहीं दिए होते हैं। तो आप दोनों पढ़ेंगे तो तैयारी और ज्यादा दुरुस्त होगी। तो मेरा ये मानना है करंट अफेयर के लिए। छात्रों का सवाल और रहता है कि जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर हमें एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर पूछ लिया करिए कि जिन छात्रों का हुआ है उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे या कितना कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करने। ये एक ऐसी चीज है कि वो एक तरीके से सब्जेक्टिविटी इसमें काफी ज्यादा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो हमेशा 150 में से 150 अटेम्प्ट करके आते हैं और हमेशा प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। मेरी रणनीति ये रहती है कि कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसका एक भी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया तो उसको हम अटेम्प्ट करेंगे ही। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जब मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट करते करते आप समझ जाते हैं कि आपका पेपर कैसा जा रहा है, मुझे लगता है कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इसका ये ठीक होना चाहिए, तो मैं उसमें टिक मार देता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी हाल में 135 से क्वेश्चन अटेम्प्ट कम ना ही करें, किसी भी हाल में, क्योंकि आप ज्यादा से और हाँ, इसमें एक चीज और है, जब आप बहुत अच्छे से टेस्ट क्वालिफाई मतलब टेस्ट लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो एक इंट्यूशन डेवलप होता है। और आपका एक जब बहुत पढ़ लेते हैं उसके बाद आपके जो नंबर बढ़ते हैं वो इसलिए नहीं बढ़ते कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, वो इसलिए बढ़ने लग जाते हैं कि एक इंट्यूशन आ जाता है जो कहने लग जाता है कि इसका ये तो नहीं सही आंसर है, इसका ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो जब ये इंट्यूशन डेवलप हो जाता है तो आपका जो तुक्का है वो बहुत सही जाने लगता है। तो अगर आपने टेस्ट कम लगाए हैं तो आप कोशिश करिए कि आप 120-130 के लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और अगर आपने बहुत टेस्ट लगाए और आपका इंट्यूशन डेवलप हो गया है तो जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा, ये मेरा मानना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मेंस की, थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मेंस की तैयारी होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपका इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए, पहले से आप अपना एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पहले से क्लियर करके रखें। अगर पेपर वाइज स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर वाइज मेंस के लिए? सबसे पहले मेंस की दो चीजें बताना चाहूंगा कि मेंस दरअसल खेल है बौद्धिकता के साथ बकैती करने का, ये रियलिटी है। दूसरा ये है कि एक बात हमेशा याद रखना कि एक शेर है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ऐसे ही यदि ये सलीका है अगर आपके पास कि कहां पर कौन सी चीज कैसे लिखनी है, कौन सा डायग्राम, कौन सा फ्लो चार्ट, कौन सा मैप बनाना है, तो आपको अंक बहुत अच्छे मिलेंगे। अब रही बात कि कैसे करना है मेंस की तैयारी, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि सबसे जरूरी है आंसर राइटिंग। मैं हमेशा मेरा मानना है कि यदि आंसर राइटिंग अच्छी है तो आप 10 फैक्ट के साथ 100 प्रश्न लिख सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो 100 फैक्ट के साथ आप 10 प्रश्न भी नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आंसर राइटिंग से पहले आप पीवाईक्यू अच्छे से रट जाइए, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए कि सामाजिक न्याय, ई गवर्नेंस, सारी चीजें रटी होनी चाहिए, ताकि आप जब मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आपको पता चले कौन सी चीजें ज्यादा जिसके आने की संभावना है, तो वो पता होना चाहिए। और आंसर राइटिंग सबसे जरूरी है। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए उसके लिए एक आध चीजें हम बताना चाहेंगे। जो एकदम नए हैं उनको सबसे बेहतर चीज बताना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक कोई आंसर नहीं लिखा है और आप चाह रहे हैं कि शुरू करें, तो सबसे पहले जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये है कि आप डायरी राइटिंग करिए। जैसे आपके पूरे दिन में क्या क्या घटित हुआ उसको एक पेज में लिखिए, अच्छे से लिखिए, समय पे लिखिए, वैसे लिखिए। और कोशिश करिए यदि आप हिंदी माध्यम से तो आप थोड़ा तत्समी शब्दों में लिखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रेजेंट उस चीज को करिए। तो अगर आपने अपने पूरे दिन का घटनाक्रम एक पेज में उतार लिया तो आप राष्ट्रपति को भी बड़े आराम से उतार लेंगे। तो अगर आप नए नवेले हैं तो सबसे पहले आप डायरी राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर नए नवेले नहीं है, थोड़ा चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो आप डेली एक उत्तर लिखिए ही, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप, जैसे मेरे दोस्त हैं जो, मैं अपने दोस्तों के साथ हर सप्ताह एक ऐसे लिखा करता था। इससे क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि मंडे को
डिसाइड कर लेते थे टॉपिक कि इस संडे को हमको इस टॉपिक पर लिखना है। उदाहरण के तौर पे महिला सशक्तिकरण, तो अब हम लोग पूरा जो एक सप्ताह है उसमें रिसर्च करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। इसमें क्या करेंगे, सारी चीजें सब कुछ जान लेंगे, सारा गूगल यूट्यूब एआई से सारी चीजें, अपना अपना कंटेंट सब तैयार किया। हाँ सब तैयार किए रहते हैं। फिर हम चार पांचों लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों को बेहतर तरीके से लिख लेंगे। तो ये करेंगे, इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से आंसर राइटिंग बहुत दुरुस्त होती है। और सारे जो जैसे GS1 है, GS1 से लेकर GS6 है, इनके लिए ये है कि आपके प्रामाणिक सोर्स आपके पास होने चाहिए। तो मेरा क्या रहता है कि आप मेरी पहले से थोड़ी सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा था, तो मेरे नोट्स भी बने थे और थोड़ी समझ बेहतर थी, तो उतनी दिक्कत नहीं आई। आप ये करिए कि कोई भी प्रामाणिक जो भी संस्था है उसके आप नोट्स ले लीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे घटना चक्र के मेंस के नोट्स बेहतर आते हैं। उसमें अच्छी चीज ये है कि एक तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा होता है और वो PYQ को भी अच्छे से समाहित करते हैं। इसके अलावा जो भी संभावित प्रश्न है उनको भी समाहित करते हैं। तो उससे ये होगा कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, वो आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाएगी। और मेंस एक ऐसा है कि वहां पर इतना बिखराव है, इतना कंटेंट है, सारी चीजें हैं, वो बहुत दिक्कत है। तो आप अपना सोर्स एक चयनित कर लीजिए क्या क्या करना है। तो जब आप घटना चक्र पढ़ लें, उसके अलावा जैसे विजन 365 है, तो उसमें आपको जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा आजकल ओनली IAS प्रहार करके अपनी सीरीज चलाता है मेंस के लिए। तो उसमें वो क्या करते हैं कि मेंस को बहुत ज्यादा शॉर्ट में उन्होंने सारे सभी जो चीज टॉपिक है उनके नोट्स अलग अलग से बना रखे हैं, उनकी मदद आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या करता था मेंस के लिए कि कुछ डाटा डायरी तैयार करता था। जैसे आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डेली न्यूज देखते भी हैं, तो जो रोचक रोचक आंकड़े हैं, अब जैसे एक रोचक आंकड़ा बताऊं मैं कि USA की जो 4 शीर्ष कंपनी है, उनका पूरा जो आर्थिक मूल्य है वो पूरी GDP पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके आर्थिक मूल्य के बराबर है। तो आपको असमानता अगर दिखानी हो तो इससे बड़ा उदाहरण क्या ही होगा। ऐसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अकेले जो गौतम बुद्ध नगर है वो जो हमारी GSDP है उसमें 10% का योगदान देता है, जबकि कुल 43 जिले ऐसे हैं जो मात्र 1% का ही योगदान देते हैं। तो क्षेत्रीय विषमता को दिखाने के लिए इससे बढ़िया आंकड़ा क्या ही होगा। तो आप ऐसी सारी चीजों को एक जगह लिख लीजिए। अब मैं क्या करता था, एक डाटा डायरी मैंने ऐसी बना ली, उसमें लिख लेता था, क्योंकि ये इस तरह के जो रोचक आंकड़े हैं वो बिखरे पड़े हैं। कोई मैगजीन में मिलेगा, कोई न्यूज़पेपर में मिलेगा, कोई किसी वीडियो में मिलेगा। तो मैंने एक जगह बना लिया। इससे क्या हुआ कि इनको मैंने इतनी बार रटा कि इनको ये मेरे दिमाग में छप गया, ये मेरे उंगलियों पर था। तो उनको मैंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया और यही कारण, जिसे मैं बताऊं आपको कि 2024 का मेंस जिसमें मेरा चयन हुआ, 2000 ये वाला मैंने समीक्षा अधिकारी का मेंस भी दिया था और मेरा काफी अच्छा गया था इसमें। तो उधर 2.5 महीना मेरा समीक्षा अधिकारी के मेंस में चला गया। समीक्षा अधिकारी के मेंस में चला गया तो मेरा UPP से 2025 का भी मेंस था, उसकी तैयारी मेरी बहुत अच्छी हो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी 25 फरवरी को था। तो मेरे पास मिले जुले 15 से 20 दिन बचे थे। अब हुआ क्या कि उन 15-20 दिन में कैसे तैयारी करें, तो मैंने इस डाटा डायरी को ही पूरा रटा। और डाटा डायरी को रटने से ये हुआ कि ये वाला मेंस भी मेरा जो जिसको लेकर मैं बहुत आशंकित था, अभी फिलहाल आशान्वित हूं। तो ये है, तो इस वजह से ये चीजें हुई। तो आप डाटा डायरी इस तरह से करिए और खूब राइटिंग करिए, खूब बेहतर करिए। आप मानकर चलिए कि आपका प्रत्येक जो पेपर है, पेपर अटेम्प्ट करना भी एक कला है। पेपर अटेम्प्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, ये सारी चीजें बीच बीच में डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपके थोड़े शब्द कम होते रहते हैं और आप फ्लो चार्ट और क्योंकि आप कहीं पर इतना छोटा मैप बना देंगे तो उतने शब्दों को आपने घटा दिया, उतने शब्द नहीं डालने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेंस है वो बौद्धिकता के साथ बकैती करने की कला है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से चीजें करिए और राइटिंग ऐसे करिए कि ये मानकर चलिए कि आपका हर मेंस का पेपर 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए। ऐसा मानकर प्रैक्टिस करिए। ऐसा करेंगे तो 5 मिनट वहां पर आपको लगेगा और वहां पर भी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये अच्छा, जो चीजें बता रहे हैं कि मतलब डाटा डायरी हो गया या क्या हो गया, ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में आप लोग को दिखाएंगे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, मतलब आने वाले समय में वो सारा वीडियो हम दिखाने वाले हैं। इसके बाद हम मेंस के लिए कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सारा मेंस का आपका चीजें रेडी होना चाहिए। आपने जैसे घटना चक्र का भी आता है, पेपर 1 से लेके 6 तक का, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं, ये जो घटना चक्र का सीरीज आता है पेपर 1 से लेके 6 तक, या फिर इसी तरह की और बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं
ऑनलाइन कोचिंग, ये भी अपना पेपर वाइज नोट्स निकालती है। अगर इनको पढ़ लिया जाए तो क्या ये मेंस के एग्जाम के लिए सारा कंटेंट सफिशिएंट है? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। इससे ये है कि आप कम से कम तैयारी में रह सकते हैं, पर तैयारी से पार नहीं पा सकते हैं। आपको उसके लिए खुद से थोड़ा आत्म मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और खुद से कुछ कंटेंट जुटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनसे ये चीजें हो जाती है कि जो आपको जूझ जूझ कर इधर उधर बिखरी पड़ी है, उनको आपको जो ढूंढना पड़ेगा वो नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो समय बचत होगी आपकी। उसके अलावा आप ये करिए कि आप खुद से चीजें ढूंढिए, खुद से चीजें बेहतर करिए, आप खूब डाटा कलेक्ट कर लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए। ये चीजें पढ़ ले, इसके अलावा डाटा वगैरह अपनी तरफ से ढूंढ के लिख ले, इतना सफिशिएंट रहता है। एकदम इतने से एकदम हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें पढ़ लीजिए, उससे एक समझ भी बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसके बाद आप अपने, क्योंकि एक चीज है कि अगर उन किताबों से हो जाएगा तो उन किताबों से सबका हो जाएगा, फिर आपको अलग क्या बनाएगा? तो अलग बनाने के लिए आपको एक अलग से प्रयास कुछ करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। छात्रों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मेंस का हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो पहले से कौन सी पेन से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से करें, जेल पेन से लिखें या फिर डॉट पेन से लिखें, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये सब चीजों को लेके। हाँ, मेरा पेंटोनिक 0.6 जो आता है जेल का, वो मैं यूज हमेशा करता था और वो मेरे हाथ में बंध चुका है, तो मेरा वो पेपर हमेशा कंप्लीट 5 मिनट पहले ही करा देता है। और आप उन पेन का यूज करिए। और मेरा क्या रहता है कि मैं हर पेपर को कोशिश करता हूं कि 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए। इससे क्या होता है कि देखो, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो 5 मिनट आपसे साइन वाइन कराते हैं, गोले गोले भरने होते हैं आपको, तो 5 मिनट उसमें चला जाता है। और 5 मिनट में लाइन अंडरलाइन करने के लिए, जैसे जहां पर कोई मैंने मेन टर्म लिखा है तो वहां पर मैं अंडरलाइन ब्लैक पेन से करता हूं। मैं ब्लैक पेन से हेडिंग नहीं डालता हूं, पूरा ब्लू से करता हूं, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देता हूं। तो ये रहता है मेरा। जितना आपको पहले खत्म कर लेते हैं पेपर, ये सारी चीजें फिर लास्ट 10 मिनट। हाँ हाँ, और ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात, जैसे मेंस जो है ना, मेंस इस चीज की चीज नहीं कि आपको कितना सर्वोत्तम करना है। मेंस के लिए हमेशा कहा जाता है कि सब बुरा लिख रहे हैं, क्योंकि इतना कम समय होता है और बहुत ज्यादा लिखना होता है आपको। कई, जब मैं मेंस दे रहा था तो कई लोग ऐसे थे जो एक तरफ अपना मुंह रगड़ रहे थे और फिर लिख रहे थे जाके। तो इतनी कठिन प्रक्रिया होती है। ऐसे में क्या है कि सभी बुरा लिखते हैं, क्योंकि सभी के पास लगातार क्वेश्चंस आते हैं और उनको लिखना होता है, उसी समय सोचना होता है। तो आपको कम बुरा लिखना है, आपको बहुत अच्छा नहीं लिखना, आपको कम बुरा लिखकर आप सिलेक्शन पा लेंगे। तो कम बुरा लिखने के लिए यही है कि सबसे पहले तो कई दफा कुछ, अगर आपकी देखो टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक है, आपका बेहतर तरीके से, जैसे मेरा ये रहता है कि मैं प्रत्येक, जैसे होता ही है कि कुछ लोग ऐसे अपना, जैसे मैं ट्रैक करता हूं जब भी मेंस लिख रहा होता हूं, तो मैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे ट्रैक करते हैं कि 1 घंटे तक मेरे इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 2 घंटे तक ऐसा हो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि जो प्रथम 15 मिनट है, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, प्रत्येक 15 मिनट में मेरे 2 प्रश्न हो जाने चाहिए शॉर्ट वाले। और जो लॉन्ग आंसर है वो मेरा, प्रत्येक जो आंसर है वो 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ऐसे करके जब मैं करता हूं तो मेरे पास बड़े आराम से 10 मिनट बच जाते हैं, तो बड़े अच्छे से चीज हो जाती है। तो जब आपका टाइम मैनेज सही से होता है और जब मैं हर उत्तर पे अपने आप को ट्रैक कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं घड़ी को, तो इससे क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि जहां पर आपको कुछ एकदम, क्योंकि होता है क्या, टाइम मैनेज जब सही नहीं होता है तो आप सोच भी सही नहीं पाते हैं, आप सिर्फ पेपर खत्म करने के कगार पे होते हैं। तो कई दफा कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूरा पेपर कंप्लीट करके आया, पर रियलिटी ये होती है कि अंतिम जो 3-4 प्रश्न होते हैं वो खत्म किए हुए और खत्म ना किए हुए बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो जब आप टाइम मैनेज सही से करते हैं तो आप बढ़िया से नवाचार कर सकते हैं, कहां डायग्राम बनाना, कहां फ्लो चार्ट बनाना, क्योंकि बाद में दोस्त कहते आकर कि यहाँ पर मैंने मैप बना ही नहीं पाया, ऐसी चीजें कर ही नहीं पाई। एक चीज ये है। दूसरा, ये आंसर राइटिंग के लिए एक चीज और बताना चाहेंगे कि आपके अगर अच्छे दोस्त हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करिए। मेरे संतोष जी, आकाश जी, प्रीतम जी, इन तीनों के साथ मैंने बहुत आंसर राइटिंग की है। वो हम लोग डिजिटली जुड़े हैं, वो डेली 3 प्रश्न हमको भेजते थे, हम डेली 3 प्रश्न उनको व्हाट्सएप पर भेजा करते थे। और ये जैसे मान लीजिए 3 प्रश्न उदाहरण के तौर पे हम मानकर चलते थे कि हम लोगों को, जैसे शॉर्ट वाले हैं तो 20 मिनट के अंदर ही लिखना है। ठीक है, अगर 7 मिनट में लिखते तो 21 मिनट होता है, हमको 20 मिनट में 3 प्रश्न लिखना है। अब वो भेज रहे हैं, हम उनको भेज रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि वो हमको इतना फीडबैक दे रहे हैं जितना, मतलब हमको लगता है कोचिंग में पूरी एक कॉपी में नहीं दिया जाता होगा। तो इन दोस्तों ने मेरा बहुत सहयोग किया। तो आप अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ आंसर राइटिंग करिए, मिलकर करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा टाइम ट्रैक करने का आपने बताया, तो क्या वहां पे घड़ी लगी होती एग्जाम हॉल में या फिर आप कलाई वाली घड़ी पहन के जा सकते हैं? हाँ, घड़ी वहां लगी होती है और आपको सही से दिखती है। और कलाई वाली घड़ी, मतलब मैं तो पहन के नहीं जाता, अलाउ रहता है, अलाउ रहता है जी। जैसे आपने बताया जीएस के पेपर में आप ब्लू पेन का यूज करते थे, तो क्या इसके अलावा एसए में टाइम आपको मिल जाता था? एसए और हिंदी के पेपर में ब्लैक पेन का भी यूज करते थे आप कि नहीं?
हाँ, ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में मैं जितना भी कोटेशन लिखना होता है वो ब्लैक पेन से लिखता हूँ, और उसके अलावा ब्लू पेन से, क्योंकि ऐसे और हिंदी ऐसा है कि वो टाइम आपका बहुत बचाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें टाइम बचेगा। उसमें ब्लैक पेन आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, तो उसमें पेन का कोई इशू नहीं रहता है। तैयारी के दौरान क्या आपको लगता है कि जब हम अपने प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ चीजें हमें पहले से मतलब प्रिपेयर करनी चाहिए, उठना बैठना या फिर बहुत सारी चीजें हो गई, इनका ध्यान पहले से रखा जा सकता है, या फिर लगता है कि जो पढ़ रहे हैं वही चीजें वहां पूछी जाती हैं? इस ऐसे कहा जाए, मतलब ये रियलिटी है कि जो इंटरव्यू है वो व्यक्तित्व का खेल है पूरा। और व्यक्तित्व ऐसा है नहीं है कि 2 घंटे में या 2 महीने में बदल जाए, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। तो सतत प्रक्रिया के लिए आप ये है कि आप कोशिश ये करिए कि आप सबसे पहले तो उठना बैठना तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, आप अपनी समझ को थोड़ा बेहतर बनाएं। इसके बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो आप डिबेट करिए, बहुत ज्यादा करिए। मैं और मेरे दोस्त इधर एक वो पार्क था, तो क्या करते थे, हर संडे को वहां जाते थे। 5 लोग बैठे हुआ करते थे, एक इंसान खड़ा होता था हम में से कोई भी, और वो जैसे जो भी समकालीन विषय है, जैसे मान लीजिए G20 उस समय अध्यक्षता भारत ने की थी, तो उस पर विस्तार से 15 मिनट बोलते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे को सुनते थे, एक दूसरे से डिबेट करते थे, तो इससे बोलना आपको आएगा। दूसरा क्या करिए कि आप किताबें खूब पढ़िए, इंटरव्यू के लिए खासतौर पर बता रहे हैं। एक मेरा मानना हमेशा से है कि आपके टेबल पे हमेशा एक पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसका आपकी सिलेबस या परीक्षा से कोई वास्ता ना हो। ये आपकी शब्द शक्ति बेहतर करता है, आपको कैसे बोलना है, क्या बात रखनी है वो बेहतर करता है, और आपकी जो समझ है उसमें व्यापकता लाता है। उदाहरण के तौर पे इस बार मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत एक ऐसा अमीर देश है जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा गया था। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी अमर्त्य सेन की, कि इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, तो मैंने उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से बता पाया। ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने पूछा राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, फिर उन्होंने पूछा कि जो एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्री में खाना ले रहा है, फ्री में आवास ले रहा है, वो कैसे राष्ट्र निर्माण कर रहा है। तो मैंने एक रोबिन शर्मा की बुक पढ़ी थी, अ लीडर हु हैड नो टाइटल, तो कि एक नेता जिसकी कोई उपाधि नहीं होती। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि कोई आपके पास उपाधि नहीं भी है तो भी आप हर चीज में योगदान दे सकते हैं, आपको अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो उसका मैंने एकदम बढ़िया तरीके से मिला जुला उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आप किताबें ज्यादा ज्यादा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आपकी समझ जो है वो परिपक्व होती है। समझ परिपक्व होगी तो आप वहां से अपने आप को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। पहली बात तो ये है, तो समझ बेहतर बनानी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी सबसे जरूरी है यूपी इंटरव्यू में। तो जैसे एक शेर है कि खौफ के साहे में जिएगा अगर बच्चा तो बदजुबा हो जाएगा या बेजुबा हो जाएगा। तो इंटरव्यू में अगर आप बदजुबा हो गए, कुछ गलत बोल दिए तो भी दिक्कत है, बेजुबा हो गए, बोल ही नहीं पाए तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो आप खौफ के साहे में नहीं जिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं तो आप अच्छे एस्पिरेंट हैं, और मुस्कुरा कर रख पाते हैं तो आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं। तो वहां पर आपको मुस्कुराकर, कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखनी है। इतना ही इंटरव्यू का खेल है, उससे ज्यादा नहीं। लास्ट में कुछ सजेशन या सुझाव आप देना चाहेंगे जो छात्र अभी भी तैयारी के फेज में है या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि आप एक अच्छे संगत रखिए और उन लोगों के साथ ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने सिलेबस को, PYQ को सबसे ऊपर रखिए। कोचिंग, कोच, गुरु क्या कह रहे हैं वो मायने ही नहीं रखता, खुद यूपीपीसीएस आपसे क्या कह रहा है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो उसको सबसे पहले आप करिए। इसके अलावा आप ये करिए कि आप खूब पढ़ाई करिए, बेहतर चीजें करिए। लेकिन आप पढ़ाई, मेरा मानना है कि देखो, आपके जीवन में पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई में ही जीवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मध्यम मार्ग अपनाइए। आप पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजें करिए, डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, सारी चीजें करिए, और एक एक्स्ट्रा बुक हमेशा पढ़िए। और मेरा एक सुझाव ये भी रहेगा, क्योंकि मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो मेरे पास छोटा वाला फोन था, तो आप कोशिश करिए कि, और जब मैं प्रयागराज में आया तो मेरा जो सुबह से लेकर शाम तक का समय होता था उसमें मेरे पास कोई फोन नहीं होता था। फोन मेरा यहाँ रहता था, रूम पे रहता था, और मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो आप अपने फोन से ज्यादा दूरी बनाइए, क्योंकि आजकल जो फोन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और फोन आपके सिर्फ समय को नहीं चूसता है, वो चिंतन प्रक्रिया को भी चूस रहा है। होता क्या है कि जब आप किताब खोलते हैं, खोलकर आप उतना नहीं पढ़ते हैं, खोलकर पढ़ते हैं। असली पढ़ाई होती है जब आप किताब बंद करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो वो बेहतर होती है। एक चीज इसका याद रखिएगा। और इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिए कि
बाकी जितने भी एग्जाम्स है वो मेहनत से निकल सकते हैं, पर ये जो एग्जाम है वो व्यक्तित्व से निकलता है। और ये एग्जाम सिर्फ किताब खोलकर नहीं, आप सीट पर बैठकर किताब खोलकर जितना पढ़ते हैं उससे नहीं निकलता है। सीट से उठकर किताब बंद करने के बाद आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी समझ कैसी है, आप कितने बेहतर इंसान है, इसका भी बहुत मायने रखता है। तो आप व्यक्तित्व के साथ साथ, मतलब मेहनत के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी मांझने का प्रयास करिए। तो ये भी करिए, तो ये सारी चीजें करिए। इसके अलावा आप प्रीलिम्स, मेंस और इन सब के लिए एक काम करिए। अगर आप नए हैं तो सबसे मेरा जो सजेशन रहेगा वो आप क्या करिए कि एक डायरी रखिए अपने पास। हर दिन आप विवांशु भैया के चैनल पर जाइए और टॉपर्स की जितनी भी स्ट्रेटजी है उनका नोट्स बना लीजिए। जैसे आप लक्ष्य बना लीजिए कि आपको हर दिन एक टॉपर्स को सुनना है। उन्होंने मेंस के लिए क्या नोट्स बताए, उन्होंने प्रीलिम्स के लिए क्या बताया, वो सारी चीजें लिख लीजिए एक जगह। अब आपने अगर 50 लोगों को सुन लिया है, उसके बाद आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं होगी कि इसके लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां से। तो आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका माध्यम क्या है, आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, कोई भी मायने नहीं रखेगा। अगर आप मेहनती हैं, अनुशासित हैं और सही गाइडेंस आप ऐसे चैनल पर जाकर पा ले रहे हैं तो आप हर चीज मुकाम, हर चीज को पा सकते हैं। मेरा मानना ये है। भैया धन्यवाद। बाकी नोट्स आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। ये सारे नोट्स को हम जो है डिटेल में आप लोग को दिखाने वाले हैं आने वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे नोट्स हैं, काफी टाइम लग जाएगा उसको दिखाने में। एक एक चीजें दिखाएं क्योंकि बहुत ही शानदार नोट्स इन्होंने तैयार किया है। तो आप ये देखकर जो है आइडिया भी लगा सकते हैं किस तरीके से नोट्स आपको जो है बनाना चाहिए अगर आप तैयारी की फील्ड में है। तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आपने जो है इतना कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बेहद शुक्रिया भैया। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई सजेशन या सुझाव हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नोट्स का जब अगर पीडीएफ बन जाएगा वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वो भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो तो आने वाले समय में आ ही जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।